हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार या स्टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी प्रश्नोत्तरियां कर ली हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग नई प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी यह स्टेट की तैयारी कैसी है और आप किस तरह से परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे माना जाए तो मोटी मोटा आपको 75 प्रश्न करना है। 150 प्रश्नों में से आप क्वालिफाई हो जाएंगे, टीजीटी के पेपर देने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन कोशिश यही करिए आप लोग कि अच्छे से प्रदर्शन करिए। बाकी यदि आप किसी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, जैसे EWS OBC महिला हैं, कहीं की भी महिला हैं, तो आप लोगों के लिए इससे कम ही क्वेश्चन करना है। लेकिन मान लीजिए जब फाइनल टीजीटी के पेपर में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए पेपर ऐसा ही आएगा। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे सामने पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 30 दिसंबर, 2 फरवरी, 5 अप्रैल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 सितंबर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, और देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कि प्रारूपण का अर्थ है व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, प्रार्थना पत्र। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। और दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो, आप 2x स्पीड पर करके देख सकते हैं, आपको बेटर फील होगा। तो दूसरे नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। जो एक तरह से कह सकते हैं रफ वर्क होता है, जैसे रफ कार्य हम लोग भी करते हैं। मान लीजिए मैथ के सवाल हल कर रहे हैं तो रफ कार्य करके उसके बाद फाइनल देते हैं, तो उसी तरह एक ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है, उसी को प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी? समास की अधिकता ओज कहलाती है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश, लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यत्र पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण से संपन्न रचना कहलाती है। ये भरत मुनि जी ने यही परिभाषा दी थी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4, मनहु उमग अंग अंग छवि छलक, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना शब्द शक्ति। क्योंकि जब मनहु आता है जिस भी पद में, मनु मानो मानो जनु जानो जानो, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और जब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति ही होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी।
अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5, 20। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी। ठीक है। अगला प्रश्न, जैसे 10 काव्य दोष हैं तो वो बताना तो अब संभव है नहीं, जैसे गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, इस तरह से 10 दोष हैं। उतना डीप पूछेगा नहीं आपको जो ये पूछ रहा है यही है, ये से क्वेश्चन पूछेंगे आपके या स्टेट में और टीजीटी में। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? लक्षणा, अभिधा, तात्पर्य, व्यंजना। 6 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जहाँ पे मुख्यार्थ और वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ियों के सहारे जब उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है ना, तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें उल्लू किसे कहा जाता है? जैसे कि फलाने बहुत उल्लू है या वो लड़का उल्लू है, तो इस तरह से करके एक रूढ़ी बन गई है कि उल्लू किसे कहेंगे, गधा किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये बहुत बैल है, गधा है। तो इस तरह से चीज़ें रूढ़ी को रूप में ले करके और जब बात कही गई है तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति काम करेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे? व्यंजना, ध्वनि, लक्षणा, अभिधा मूला। 7 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। तो जैसा कि यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ प्रतीत हो रहा है, साक्षात संकेतित अर्थ है, तो जहाँ पे साक्षात संकेतित अर्थ होता है वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, साहित्य दर्पण की रचना किसने की? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, अभिनव। 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, नहीं, आचार्य विश्वनाथ ने, त्रिपाठी तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखे, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है। ये 14वीं सदी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छप्पय, कुंडलिया, इंद्र, वज्रा, उपजाति। सही उत्तर का आप लोग चयन करें 10 नंबर का। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है ना कुंडलिया में, कि जिस शब्द से आपका छंद स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये कुंडलिया है, ये, तो जिस शब्द से इसका प्रारंभ होगा उसी शब्द से इस छंद का अंत होगा। और ये जो दोहा का अंतिम चरण होता है, ये वाला चरण जो चौथा चरण होता है, यही इसका प्रथम चरण हो जाता है, रोला का, और ये दोनों मिक्स होते हैं। इस तरह से कुंडलिया छंद में ये चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कि मंगल करणी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या? रोला, मालिनी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि इनमें कौन सा छंद था। तो आपका 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हरिगीतिका छंद।
हरिगीतिका छंद में क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है इंद्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, वसंत तिलका, हरिगीतिका। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रवज्रा, ये वर्णिक छंद है, क्योंकि पूछ देता है कि कौन सा वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, अर्धमात्रिक छंद है, विषम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक, इस तरह से। तो इंद्रवज्रा में क्या होता है कि 11-11 वर्ण आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, इकतीस या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। मंदाक्रांता, वसंत तिलका, कवित, सवैया। तो 31 वर्ण वाले जो छंद होते हैं, 31 या 31 से अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर जगह कवित। कवित छंद में 31 वर्ण से अधिक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नय को सयानप बांक नहीं, तह साँच चले तजी आप न पाओ, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? सवैया, कुंडलिया, पद, चौपाई। 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सवैया छंद। ये सवैया छंद में लिखी गई है। सवैया छंद एक वर्णिक छंद है, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा अर्धसमात्रिक छंद नहीं है? दोहा, सुरठा, बरवे, छप्पर। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छप्पर। छप्पर है, अर्धसमात्रिक छंद नहीं है। बाकी दोहा, सुरठा और बरवे अर्धसमात्रिक छंद है। छप्पर जो है वो विषम मात्रिक छंद हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, दोहा किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक सम, मात्रिक अर्धसम, मात्रिक विषम। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मात्रिक अर्धसम, क्योंकि पहला और तीसरा बराबर होता है और दूसरा चौथा बराबर होता है, तो इसलिए अर्धसम हो जाता है, आधा बस बराबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अवधिशिला पर का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, बरवे, सोठा, रोला। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा आपका सही उत्तर हो जाएगा बरवे छंद है। और बरवे छंद अर्धसमात्रिक छंद है। ये चीज़ तो आप ध्यान ही देते हैं, क्योंकि उसके जो विषम चरण होते हैं उसमें 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 7-7 मात्रा होती है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, वीर, शांत। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। जैसा कि पढ़ने से ही मालूम चल गया कि इसमें संयोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उत्पादों को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विभाव। जो आस्वादन के योग्य बनाते हैं उसे विभाव कहते हैं। वैसे आपको ये तो मालूम होगा कि जो रस के 4 तत्व होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थायी भाव। ठीक है। अब विभाव जो होता है इसके 2 भेद होते हैं, उद्दीपन
और आलम्बन। आइए हम 20वां नंबर देखते हैं कि रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुक, लोल्लट। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जो भुक्तिवाद है वो आपके भट्टनायक का है। अभिनवगुप्त, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, अ से अभिनवगुप्त, अब से अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, इनका अभिव्यक्तिवाद है। शंकुक, शंकु का अनुमितिवाद है। लोल्लट, लोल्लट का जो है वो उत्पत्तिवाद है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम में मान लीजिए ये जरूरी थोड़ी कि भुक्तिवाद ही पूछेगा, कुछ और पूछ देगा, तो आप लोगों को बताने में आसानी होगी कि हाँ यहाँ पढ़े थे, थोड़ा ध्यान में है। और ये चीज़ तो आपको बहुत ध्यान होनी चाहिए कि अभिव्यक्तिवाद, अभिनवगुप्त, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ओके, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। झूला में हलरामे दुलरामे मल्हामे जो सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो जैसा कि पढ़ने से ही मालूम चल गया है कि इसमें वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 33, 37, 35, 34। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संचारी भाव 33 होते हैं। आगे अगला प्रश्न 23 नंबर, रस को काव्य का क्या माना जाता है? आनंद, कारक, आत्मा, आधार। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, रस को काव्य का आत्मा माना जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 24, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकातु। जब श्री कृष्ण भगवान अपने बचपन में मुंह खोल करके और उसमें दिखाए थे पूरे भुवन चर अचर जग सब कुछ, तो उस समय का ये वर्णन है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, वीर रस, वात्सल्य रस। 24 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखिए अद्भुत रस है, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो गई थी यशोदा माता कि ये कैसे। तो 24 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आगे प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। तो इसमें विधेय बताना है। बहुत देर से नाच रहा है, सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उद्देश्य विधेय के बारे में जानकारी रखे होंगे। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत देर से नाच रहा है, यही इसका विधेय है। और जो सुंदर मोर है ये ना, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य जैसे कि किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, यानी कि जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वही, और जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, जो चीज़ कही जा रही है वो विधेय हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। विवेक काम से आया और थक कर सो गया। माता जी खाना बना रही हैं।
दिन ढल गया और अंधेरा हो गया। मिश्र वाक्य को आप छाटिए और बताइए कि कौन सा मिश्र वाक्य है 26 नंबर में। तो देखिए, मिश्र वाक्य तभी बनता है जब एक से अधिक साधारण वाक्य को जोड़ दिया जाता है, एक प्रधान वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित रहता है। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का ए ऑप्शन। जब तुम 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानना है। इसमें भी देखिए मिश्र वाक्य को बताना है कि तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। मैं तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है। उसने आज गृह कार्य नहीं किया। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित है कि तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम लोग घूमने जाएंगे। हाँ, तो इसलिए आपका 27 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे रचना के आधार पर जो होते हैं सरल, मिश्र, संयुक्त, और अर्थ के आधार पर विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, इस तरह से 8 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, 28 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। अगला प्रश्न 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है। 29 नंबर का आप लोग बताइए शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखिए, आपका जो शुद्ध वाक्य है वो बी ऑप्शन है कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। ओके, तो और इसमें मान लीजिए आप लोग सोचेंगे कि मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, तो खाया नहीं होगा, खाए। उसके बाद इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। तो इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया। इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया, यहाँ पे होगा ऐड, हल्की नहीं होगा। प्रत्येक श्रमिकों को 2 रुपये मिले। 2-2 रुपये नहीं, 2 रुपये मिले, क्योंकि जब प्रत्येक जोड़ दिया गया तो ये हो जाए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर। तो इसलिए इसको छोटा कर देते हैं, आप लोगों को चीज़ें दिखें। इसमें दिया गया है कि नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। उद्देश्य और विधेय, इनका कूट करके सही ऑप्शन बताना है। पहला है कि नदी तट का, दूसरा है नदी तट का रमणीय, नदी तट का रमणीय दृश्य, नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मस्तिष्क पर, ये उद्देश्य है और ये विधेय है इस साइड कि रमणीय दृश्य मेरे मन में, दृश्य मस्तिष्क मन में, मेरे मन में मस्तिष्क पूरी तरह छा गया। अब आपको उद्देश्य और विधेय को छांट करके बताना है कि कौन सही होगा। तो देखिए, हम उत्तर पर आ जाते हैं। ये आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तीसरा और सी। ये
ठीक है। नदी तट का रमणीय दृश्य, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। और मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह छा गया, ये आपका विधेय हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य का भेद का उदाहरण है? सही विकल्प का चिन्हित कीजिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न 32 नंबर। शुद्ध वाक्य पहचान करना है। मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। 32 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहन ने रोटी खाई। बाकी मैं तुमको देखा नहीं, मैंने तुमको देखा, मैंने हो जाएगा। उसके बाद राम लिख चुका, राम ने नहीं होगा, राम लिख चुका। गोपाल मुझे, तो गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, इस तरह से होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसी ने मानस की रचना लिखी, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। इसमें शुद्ध वाक्य का पहचान करिए। 33 नंबर का आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, कौन ऑप्शन? पढ़ लीजिए आप लोग। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, ये शुद्ध है, बाकी और सभी अशुद्ध है। तुलसी ने मानस की रचना की है, लिखी नहीं। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, तो काल चक्र से बचना संभव नहीं है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, तो देखिए लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, विलाप करने लगे। विलाप करना रोना सब एक ही है ना। अगला प्रश्न 34 नंबर। बताओ कि तुम कब लौटे। वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। तुम कब लौटे यह बताओ, अपने लौटने का सही समय बताओ, बताओ तुम कब लौटे, अपने लौटने का समय बताओ। 34 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने लौटने का समय बताओ। इसको सरल वाक्य में परिवर्तन ऐसे ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 कि मोहन घर जा रहा है। वाक्य का काल है आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। 35 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो मोहन घर जा रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो ये तो सरल सा प्रश्न है कि सरल वाक्य होगा, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होगा वो सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे।
आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा भारी प्रयास करना। अब अगला प्रश्न 38 नंबर, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, कड़ाही और चूल्हा आसपास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कड़ाही चूल्हे में गिर गई। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि 38 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि एक परेशानी से मतलब एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। अगला प्रश्न 39 नंबर, ये सुमेलित कर रहा है, ठीक है। टांग अड़ाना, टांग अड़ाने का मतलब क्या हो सकता है आप बताइए। अड़चन डालना। तो एक आ आपके एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है, तुरंत मिलाइए, तुरंत सही ट्रिक लगाइए। बाकी भविष्य के लिए हम लोग देख लेते हैं कि भविष्य में अगर कुछ और चीज़ें मान लीजिए पूछी जाएं तो ध्यान रहे। आग में घी डालना, तो दूसरे का हो जाएगा, क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना, तो दाल न गलना मतलब बस न चलना, फलाने की दाल नहीं गल रही है, बस नहीं चल रहा है। कान भरना, चुगली करना। ओके, अगला प्रश्न, नींव डालना मुहावरे का अर्थ है मकान बनाना, कार्य का शुभारंभ करना, गड्ढा खोदना, कार्य का पूरा होना। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नींव डालने का जो सही अर्थ होता है वो होता है कि कार्य का आरंभ करना, शुभारंभ करना। अगला प्रश्न, आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है दो कार्य का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग, एक से अधिक वस्तुओं का संयोग, अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। 41 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनमेल वस्तुओं का संयोग। आधा तीतर आधा बटेर। 42 नंबर, मुट्ठी गर्म करना, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। तो 42 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा घूस देना। घूस देने का मतलब ये हो जाता है कि मुट्ठी गर्म कर देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प सही मुहावरे का चयन करना है। अपनी डफली अपना आप बजाना, अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना, बुरी तरह पछताना, हृदय में समाना, अपना हाल बताना। 43 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपने मन की करना, अपनी डफली अपना राख। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, ये बताना है कि सही अर्थ मतलब मुहावरे का जो अर्थ है वो गलत है। ये मुहावरा दिया गया, ये अर्थ दिया गया। मुंह छिपाना, गायब होना, कान भरना, पीठे से शिकायत करना, दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती, सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। तो इसमें गलत चीज़ बताना है कि किस मुहावरे का अर्थ गलत है। 44 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंह छिपाना। ये मुंह छिपाना का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा लज्जित होना, गायब होना नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न कि
निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। वनवास, कर्मधारय, दानपुण्य, अव्ययीभाव। इस तरह से ऑप्शन आगे भी दिए गए हैं। उसके बाद त्रिनेत्र, उसके बाद यथाविधि। तो आपको इन सब का मिलान करना है। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। वनवास में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। दानपुण्य में द्वंद्व हो जाएगा। त्रिनेत्र में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यथाविधि में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर कि जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। 46 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जय पराजय, इसमें और शब्द छुपा हुआ है, तो इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। 47 नंबर प्रतिदिन में समास का विग्रह बताइए। दिनम दिनम व, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम व दिनम। तो प्रतिदिनम का सही हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिन। अगला प्रश्न है 48 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर, पापपूर्ण, आजीवन, चौमासा। बहुव्रीहि का उदाहरण बताना है आपको 48 नंबर का। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। पीताम्बर, पीला अंबर मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाले, जो कि श्री कृष्ण जी को जाता है तीसरे पद की ओर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 49 नंबर, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्याबोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। ये समास होगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ पे कौन सा समास होता है? 49 नंबर का आप सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु। द्विगु संख्यावाची हो जाता है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उत्तर दक्षिण में उत्तर और दक्षिण द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान हैं। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं इसके आगे वाली वीडियो को लेकर के। नमस्कार।